अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल ज़िया साबरी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदक। नाजरीन, इससे पहले की तमाम किस्तें हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने पिछली किस्तें नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले कि हम नई वीडियो शुरू करें, आपकी खिदमत में गुज़श्ता किस्तों का खुलासा पेश करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तरान में चला गया। वहाँ उसने अज़रा को घर वापस आने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शशो पंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढकर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में इसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा का सुराग निकाला और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने का कहा। फिर उसको अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कृष्ण चंद एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठरी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठरी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो उसका मैनेजर घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेयारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और खुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समुंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि इसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो उस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और उससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश भी दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ ले जाकर थाने में रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से बेजा और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की एक रेट बरखिलाफ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रेट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के खिलाफ अदालत में बयान दिया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के खिलाफ भी एक दरखास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा उसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही मंसूर के खिलाफ दायर दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह मिल नहीं रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के खिलाफ गवाही देगा। कमरा अदालत खिंचाखिंच भरा हुआ था। वकला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफ़ेद बुर्राक वर्दी में मलबूस अहलकार ने
जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए। काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर विराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासुर में सख्त गिर शख्सियत मालूम दे रहे थे। मुकदमा की कार्रवाई शुरू हुई और मुराद के गवाहान के बयान कलमबंद हुए। सबसे पहले होटल के मालिक अफजल का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद ईदी सेंटर के इंचार्ज गुलाम सुकलैन का बयान हुआ। दोनों के बयान से कोई खातिर खा फायदा हासिल न हुआ और कृष्ण चंद, अजरा और इंस्पेक्टर खुर्शीद पूरी तरह मुतमईन थे। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो उनमें खिलबिली मच गई। परियल का बयान रिकॉर्ड हुआ जिसने तमाम हकायक अदालत के सामने रख दिए और परियल का बयान खत्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया। मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुलजिम इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुस्तगीज़ के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो कि फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेके तारिक साहब की मायियत में अदालत से बाहर आ गया। कोर्ट से खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने के बाद उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब उनके बुरे दिन आ गए हैं। और अजरा के ताल्लुकात किसी ज़माने में वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान से भी रहे थे और अब उसने जेल से किसी तरीक़ा से अब्दुल्ला खान से रब्ता किया और उससे मुदाखलत करके कुछ करने को कहा। और वज़ीर साहब अजरा के कहने पर तारिक साहब को फ़ोन कर बैठे। अब्दुल्ला खान तारिक साहब के ऑफिस में आए और मुराद और तारिक साहब से मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल्ला खान ने पूरी कोशिश की कि मुराद किसी तरह अपने केस से दस्तबरदार हो जाए, मगर तारिक साहब ने इसे हाथों हाथ लिया और वो अपना समूह लेकर चला गया। मुराद और तारिक साहब दफ्तर ही में बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या यह तारिक हाशमी एडवोकेट का ऑफिस है। इस बात में जवाब मिलने पर फ़ोन करने वाले ने तारिक साहब से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुराद ने फ़ोन तारिक साहब को दे दिया। उन्होंने कुछ बातें की और फिर कल कोर्ट में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद तारिक साहब ने मुराद को बताया कि MNA अशफाक का मंशा था और तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। मैंने इसे कल कोर्ट में मिलने का कहा है। मुराद ने कहा ठीक है सर, सुबह देखेंगे। और फिर तारिक साहब बोले चलो यार, अब कुछ काम की बात भी हो जाए। तुम कल के केस निकाल कर इनको तरतीब दे लो। अभी जावेद भी आता ही होगा और मैं चैम्बर में हूँ, कुछ केस स्टडी करना है। ये कहकर वो चैम्बर में घुस गए और मुराद अलमारी से मतलूबा केसों की फाइलें निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इतने में जावेद भी आ गया। सलाम दुआ के बाद वो चैम्बर में जाकर तारिक साहब से अपने काम के मुतल्लिक हदायत लेने लगा। कुछ ही देर बाद वो चैम्बर से निकला और मुराद से कुछ फाइलें तलब की जो उसने निकाल कर दे दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर अपने काम में लग गया और मुराद अपनी सीट पर। बाबा निज़ाम स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। मुराद ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उठा। उसने इसे चाय बनाने का कहा और वो किचन में घुस गया। MNA अशफाक शाह ने कोर्ट में तारिक साहब और मुराद से मुलाकात की और केस के तमाम अखराजात के एवज सुलह की पेशकश की, मगर तारिक साहब ने इसे नॉकआउट करके भेज दिया। मंसूर के खिलाफ दरखास्त पर कोर्ट में वकला की बहस हुई और अदालत ने मंसूर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। उधर अजरा और कृष्ण की गिरफ्तारी के अहकामात के बाद जब अजरा पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत से बाहर निकली तो बच्चों की आया नूर जहां सामने खड़ी थी। अजरा ने इसे हिदायत की कि वो इसकी वापसी तक बंगले में बच्चों को साथ लेकर रहे और अपने खामद और बच्चे अली मोहम्मद को भी साथ रख ले, जिस पर नूर जहां बच्चों को साथ लेकर बंगले पर शिफ्ट हो गई। बच्चे अपने बाप से मिलने को बेकरार थे और बार बार नूर जहां को तंग कर रहे थे। बार बार उससे पूछते थे कि पापा घर क्यों नहीं आते, मम्मा उस अंकल के साथ क्यों रहती है। काशिफ बाप से मिलने की जिद करता रहा और नूर जहां बच्चों को बहला फुसला कर चुप कराती रही।
कोर्ट में पहली ही पेशी पर कृष्ण और अजरा की गिरफ्तारी के हुक्म से मुराद के अंदर एक नई रूह सरायत कर गई थी और इसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर रह रह कर एक ख्याल ज़रूर सता रहा था और वो ख्याल था बच्चों का। फिर मुराद और तारिक साहब दफ्तर से निकल खड़े हुए। कुछ ही देर में वो मलीर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। तारिक साहब ड्राइविंग कर रहे थे और मुराद उनको रास्ता बताता जा रहा था। इतने में वो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके थे। मुराद ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरकर बंगले की कॉल बेल बजाई तो थोड़ी ही देर बाद रमज़ान गेट पर नमूदार हुआ, जिसे देखकर मुराद समझ गया कि नूर जहां अपनी फैमिली समेत बंगले में शिफ्ट हो चुकी है। वो बंगले के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही लान में कमल और काशिफ अली मोहम्मद के साथ खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुराद पर पड़ी तो दोनों पापा पापा कहते हुए दौड़े और आकर बाप से लिपट गए। तारिक साहब ने ख्याल जाहिर किया कि अब बच्चे मुराद से दोबारा जुदा होना कभी भी गवारा नहीं करेंगे और अब हमारा यहाँ से वापस जाना भी एक मसला है। मुराद ने उनके ख्याल की तस्दीक की। फिर जैसा कि नूर जहाँ ने बताया था कि कृष्ण का बाइस परशुराम भी यहाँ आ चुका था और उसको सारे केस की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसकी दोबारा यहाँ आमद भी मुतवक्को थी और वो कभी भी मुराद का वजूद वहाँ बर्दाश्त ना करता। इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो तबादला ख्याल करते रहे। इसी उधेड़-बुन में काफ़ी वक्त गुजर गया। मुराद ने कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे, मगर बच्चे अभी तक खेल में मसरूफ़ थे। इतने में अली मोहम्मद ने आकर खाना लगने की इतला दी तो सब अंदर आ गए। डाइनिंग टेबल सजी सजाई इंतज़ार कर रही थी। भूख भी खूब चमक उठी थी, बस वो खाने पर टूट पड़े। खूब शेर होकर खाना खाया। इतने में 11 बज चुके थे। मुराद ने दोनों बच्चों को साथ लिया और बेडरूम में आ गया। नींद ज़ोर पकड़ चुकी थी, इसलिए उनको सुलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हुई। चंद ही लम्हों में दोनों बच्चे नींद की आगोश में पहुंच गए तो मुराद बेडरूम से निकला। वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए अब उन्होंने वापसी की ठानी। इंस्पेक्टर बाजवा ने मुराद को फ़ोन पर इतला दी कि रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस पर वो तारिक साहब के साथ थाने रवाना हो गया, जहां रहमान ने बयान किया कि अजरा ने मंसूर के ज़रिए उसकी बेटी को जरगमाल बनाकर किस तरह दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया था और फिर उसने मौका पाकर दफ्तर और घर का सारा सामान एक बंगले में शिफ्ट कर दिया और वो अब तक मुराद के सामान की हिफाजत कर रहा है। मुराद ने रहमान की बात पूरी नहीं होने दी और उठकर इसे घसीट कर गले लगा लिया। तारिक साहब हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ रहमान को देखे जा रहे थे। उधर इंस्पेक्टर बाजवा भी कहानी का रुख बदलते देखकर शशदर सा रह गया। फिर तारिक साहब ने इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, बाजवा साहब, आप रहमान का बयान लेकर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें और इस FIR का चालान भी अजरा, मंसूर और कृष्ण चंद के नाम करके अदालत में भिजवा दें। आपका काम ख़त्म। तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर ने मुंशी को बुलाया और रहमान का तमाम बयान रिकॉर्ड कर लिया। रहमान ने जो बंगला किराए पर ले रखा था, मुराद ने इसी में नए सिरे से अपना दफ्तर कायम कर दिया था और एक पोर्शन रहमान और उसकी फैमिली को रहाइश के लिए दे दिया था। इस तरह मुराद की रहाइश और दफ्तर सब एक जगह जमा हो गया था। अब रहमान की फैमिली और मुराद एक इकाई बन चुके थे। रहमान इस कदम से खुश था कि इसे मुराद की खिदमत करने का मौका मिल रहा था और मुराद भी खुश था कि इसे ऐसा जानिसार और मुखलिस साथी मुयस्सर था। अच्छे वक्तों में मुराद ने बैंक अकाउंट अपने और अजरा के नाम पर जॉइंट खोले थे और दोनों में से कोई एक साइन काबिल कबूल थे। इसलिए मुराद की गैर मौजूदगी में जो चंद दिन अजरा ने दफ्तर पर कब्ज़ा जमाए रखा था, इन दिनों में उसने न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, ये तो बैंक जाकर ही पता चलता। उन्होंने दूसरे दिन बैंक जाने का प्रोग्राम तय किया और जब हिसाब किया तो पता चला कि कंपनी खसारे में है। मार्केट से रकूम वाजिबुल वसूल कम हैं और वाजिबुल अदा ज़्यादा हैं। इससे ज़ाहिर होता था कि बैंक में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बिल अजरा ने वसूल किए थे वो बैंक से निकलवा चुकी होगी। जब वो बैंक मैनेजर से मिले तो मुराद के तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई गई
तो पता चला कि बैंक में सिर्फ 2000 रुपये का बैलेंस मौजूद है और बाकी तमाम रकम निकलवाई जा चुकी है। कर्ज़े के तमाम हिसाब किताब करने पर पता चला कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है। लाखों रुपए के बिल्स वाजिबुल अदा थे और बैंक खाली था। मुराद ने तारिक साहब से मशवरा करके बच्चों को अपने साथ रखने का फ़ैसला किया और दूसरे ही दिन वो मलीर जाकर बच्चों और नूर जहाँ को साथ लेकर आ गया। अब नूर जहाँ पहले की तरह बच्चों की आया के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और कंवल को अपने करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। काशिफ अभी छोटा था। ज़िंदगी काफ़ी हद तक अपनी पुरानी डगर पर वापस आती जा रही थी। आज केस का फ़ैसला होने वाला था। मुराद, रहमान और तारिक साहब इकट्ठे ही अदालत पहुँचे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। नए चालान को देखकर जज साहब ने बड़ी खूंखार नज़रों से मुल्ज़मान की तरफ देखा और कलम उठा लिया। फ़ैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था, सिर्फ सुनाना बाकी था। जज साहब की बारोब आवाज़ गूंजी। तमाम हालात व वाक़यात का बगौर मुशाहिदा करने, गवाहान के बयानात और वकला की बहस को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि मुल्ज़मा अज़रा और कृष्ण चंद ने मिलकर मुद्दई मुराद अली के साथ ज़्यादती की। इसे हब्से बेजा में रखा गया। उस पर ज़ुल्म व सितम ढाए गए, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर खुर्शीद बराबर का शरीक मुजरम है, जिसने मुराद अली को बग़ैर FIR हब्से बेजा में कैद रखा और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। साथ ही अज़रा और कृष्ण चंद ने मंसूर के ज़रिए मुराद अली को ज़दकोब करवाया और कत्ल की धमकियाँ दिलवाईं, जबकि इंस्पेक्टर खुर्शीद ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कांस्टेबल परियल को मुलाजमत से बरतरफ करवाया। लिहाजा ये अदालत मुजरम कृष्ण चंद, अज़रा और खुर्शीद को हब्से बेजा, कत्ल की धमकियाँ, वहशियाना तशद्दुद करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाती है और खुर्शीद को उसके ओहदा से बर्खास्त करके सिविल जेल भेजा जाए, जबकि इसके जुल्म का शिकार होने वाले कांस्टेबल परियल को उसकी मुलाजमत पर फौरी तौर पर बहाल करके इसके तमाम बकाया जात अदा करने का हुक्म देती है। मंसूर को पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है। नया चालान जो थाना गुलशन इकबाल से हाल ही में पेश हुआ है, इसे मातहत अदालत सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाता है और सेशन कोर्ट को हदायत की जाती है कि अज़रा और कृष्ण चंद के ख़िलाफ़ जना हदूद आर्डीनेंस के तहत अलहदा मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त। साहब, जावेद साहब का फ़ोन है। नूर जहाँ ने फ़ोन मुराद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुराद ने एक हाथ से चाय का कप उठा रखा था, दूसरे हाथ से फ़ोन लिया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से जावेद की घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। मुराद साहब, आप फौरी तौर पर जिना हस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में पहुंच जाएं। क्यों, खैरियत है भाई, क्या हुआ? मुराद ने इस्तफसार किया तो जावेद की आवाज़ मज़ीद बर्रा गई। तारिक साहब को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। अभी वो ICU के दरवाजे से कुछ फासले पर था कि ICU का दरवाज़ा खुला और वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर धकेलता हुआ बाहर ले आया। वो भागकर वहाँ पहुँचा। स्ट्रेचर के पीछे ही डॉक्टर और नर्सें भी आ रही थीं। उसने दवाएं डॉक्टर की तरफ बढ़ाईं तो वो बोला, आई एम सॉरी, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। और मुराद को ऐसे लगा जैसे तमाम दुनिया में अंधेरा छा गया हो। मुराद दिल ही दिल में उनसे मुखातब था, सर, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए हैं? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो जी ही आपके सहारे से रहा था सर, अब दरमियान में मेरा साथ छोड़ गए। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं उस दिन समंदर में कूद जाता और आप मुझे ना बचाते। और फिर मुराद की सोच का दायरा बहते बहते माजी की अथाह गहराइयों में जा गिरा। तो नाजरीन, ये था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। और आइए अब देखते हैं ख़ज़ान रसीदा की किस्त नंबर 9। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और मैं फ़र्स्ट डिवीज़न में पास हो गया था। मैं बहुत खुश था और अपने आइंदा के दिनों की प्लानिंग कर रहा था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने साफ़ तौर पर कह दिया कि वो मैट्रिक तक पढ़ा चुके हैं, अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। बस फिर क्या था, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढने में लग गया। सैकड़ों जगह पर दरखास्तें दी मगर कहीं से नौकरी की भीख नहीं मिली।
मजबूरन छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। कभी पावर लूम्स पर काम करता तो कभी सब्ज़ी और फ्रूट बेचने लगता और कभी कोई और छोटा मोटा काम करने लगता। इसी तरह 2 साल बीत गए और मेरी किस्मत का सितारा ना चमक सका और दरबदर ही रहा। इन्हीं दिनों न जाने मेरे वालिदैन को क्या सूझी कि उन्होंने मेरी शादी करने का मंसूबा बना डाला। पता ये चला कि मेरे नाना के एक दोस्त हैं, उनकी एक मुतल्लका बेटी है, इससे मेरी शादी की जा रही है ताकि नाना जान अपनी दोस्ती निभा सकें। मैंने वालिदैन की खुशी के आगे से अपना सर तस्लीम खम कर दिया और अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया। सो उन्होंने सादगी के साथ मेरी शादी कर दी और इस तरह फरहीन मेरी शरीक हयात के रूप में मेरी ज़िंदगी में आ गई। फरहीन एक खूबरू औरत थी, दरमियाना कद, बड़ा बड़ा जिस्म, रंगत ऐसी जैसे दूध में ज़ाफ़रान घोल दिया गया हो, बड़ी बड़ी आँखें, सतवा नाक, रसीले होंठ। गर्ज के फरहीन को अपने हुजला अरूसी में देखकर मैं सब बातें भूल गया और सोचा कि अल्लाह ने खूबसूरत बीवी अता कर दी है और अब ज़िंदगी भर इसका होकर रहूँगा और खूब मेहनत करके अपना घर बनाऊँगा। फरहीन एक सीधी सादी सी औरत थी। इसे शायद ये भी मालूम नहीं था कि शौहर का दिल कैसे लुभाया जाता है। ना इसको बनाव सिंगार से दिलचस्पी थी और ना ही इसमें नौजवान लड़कियों वाले नाज नखरे थे। चंद ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम बन गए। अगर वो कभी मेके जाती तो मैं भी उसके साथ ही चला जाता। रिश्तेदार इस बात पर बहुत कुड़ते, मगर मुझे किसी की परवाह ना थी। हम बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर फरहीन में एक कमी या खामी थी। वो ये कि वो बोलते हुए कुछ न सोचती थी, जो मुंह में आया कह दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ज़बान दराज थी। मैंने इसको बहुत दफ़ा प्यार से समझाया कि अपनी इस आदत पर काबू पाए, मगर शायद ये बात उसकी फितरत में रच बस गई थी और इसी वजह से शायद इसे पहले भी तलाक हो चुकी थी। मगर वो फिर भी अपनी इस खामी पर काबू ना पा सकी। नतीजा ये निकला कि शादी के चंद ही माह बाद मेरे वालिदैन से इसकी अनबन शुरू हो गई और हमें घर से अलहदा कर दिया गया। मैं अभी तक बेरोज़गार था, अब मसाइल और भी बढ़ने लगे। इस कड़े वक्त में ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया और हमें अपने घर ले गए, जहां हम मुस्तकिल रहाइश पजीर हो गए। अब मैं छोटी मोटी मुलाजमतें करता रहा, मगर जहन में बड़ा आदमी बनने का भूत सवार था, इसलिए कोई भी काम टिक कर ना कर सका और खूब से खूब तर की तलाश में भटकता रहा। इसी दौरान मैंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी प्राइवेट तौर पर पास कर लिया। फिर अल्लाह ने मुझे पहले बच्चे से नवाजा, जिसका नाम अरहम रखा गया। अरहम की पैदाइश पर मैं कितना खुश था। फरहीन भी फूले न समाती थी, मगर मेरा गम रोज़गार कम ना हो सका और मुझे कोई ढंग की नौकरी या कारोबार ना मिल सका। इसी तरह शब रोज़ बीत रहे थे। फिर दूसरा बच्चा आसिम पैदा हुआ और फिर तीसरा इमरान पैदा हो गया। अब मैं 3 बच्चों का बाप था और हम स्कूल जाने लगा था, मगर मेरे माली हालात जूं के तूं थे। वालिदैन ने तो फरहीन की ज़बान दराजी का बहाना बनाकर मुझसे नाता ही तोड़ डाला था। हालांकि ये शिकायत तो मुझे उनके साथ करना चाहिए थी कि फ़रहीन से शादी उनकी ज़िद थी और फ़रहीन का रवैया खुद मेरे साथ भी बाज़ औक़ात इंतहाई हद तक आमेज़ हो जाता था, मगर मैं इसे बर्दाश्त कर रहा था कि कभी तो वो समझ ही जाएगी। मगर जैसे जैसे उसकी उम्र में पुख्तगी आ रही थी, वैसे वैसे उसकी ज़िद, हट दर्मी और ज़बान दराजी की आदत भी पुख्ता होती जा रही थी। इसी दौरान लाहौर में एक नई फर्म अकरम एडवर्टाइज़र्स का क़याम अमल में आया। उनको स्टाफ की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया तो मुंतखब कर लिया गया। अब मैं अकरम एडवर्टाइज़र्स में बतौर असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था। तनख्वाह भी अच्छी थी और इज़्ज़त वाली जॉब थी। अब जाकर कहीं मुझे अपनी ज़िंदगी का अंधेरा छटता हुआ महसूस हुआ था। और एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो अपनी सीट के साथ एक नई सीट देखी, जिस पर एक दान पान सी लड़की विराजमान थी। मैं हैरान सा अपनी सीट की तरफ बढ़ा, उस नवारस से हेलो हाय किया और अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि इससे तारीफ़ करूं कि वो खुद ही बोल उठी, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया और पूछा, आप यहाँ? उसने मेरा फ़िक्रा उचक लिया। मैं यहाँ आज से आपके साथ काम करूँगी। मैं अकरम साहब की सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दूँगी। मेरा नाम अज़रा है। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने रस्मन कहा और बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। वो एक छोटे कद की दुबली पतली लड़की थी। आँखों से बला की जहानत टपकती थी और लहजे और बोल चाल से बहुत बेबाकी झलकती थी।
चेहरा मोहरा ऐसा था कि हर आदमी की तवज्जो का मरकज़ था। गोया कि उसकी सूरत में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि हर शख्स उसकी तरफ खींचा चला जाता था। मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो हंसकर बोली, कहाँ खो गए सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? ओ नहीं, कुछ नहीं, मैं खिसियाना सा होकर रह गया। फिर मैंने अपना तारफ़ करवाया और यूं हम पहले दिन से ही खासे बेतकल्लफ़ हो गए। इसी तरह मैं दफ्तर में खूब दिल लगाकर काम कर रहा था। अकरम साहब मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थे और मुझ पर खासा एतमाद करने लगे थे। मैं महसूस कर रहा था कि दफ्तर में अज़रा की मौजूदगी आपस में एक हलचल सी मचाए रखती थी। स्टाफ का हर मेंबर उसकी मौजूदगी में ज़रूरत से ज़्यादा काबिलियत जताने में मसरूफ़ नज़र आता। इस तरह ला मोहल्ला दफ्तर की कारकर्दगी में खातिर खा इजाफ़ा होने लगा। अज़रा को शायद इस बात का एहसास था कि दफ्तर का हर शख्स इस पर फरीफ्ता है, इसीलिए वो अपने नाज़ो अदा से हर एक को खुश रखती। मगर चंद दिन से मैं महसूस कर रहा था कि अज़रा का मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव था। लंच पर मेरा इंतज़ार करना, छुट्टी के वक्त मेरे साथ ही दफ्तर से निकलना, मुझसे पहले दफ्तर पहुंचना और सारा दिन मुख्तलिफ बहानों से मेरे साथ बात करना कुछ और ही ज़ाहिर कर रहा था। वो दूसरे लोगों की तरह मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा था और किसी नए झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। मगर अज़रा दिन ब दिन मेरे करीब होती जा रही थी। अब तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मेरे साथ खुलकर इज़हार ख्याल करने लगी थी। हत्ता कि उसने अचानक एक दिन मुझसे सवाल कर डाला, मुराद साहब, आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहले तो उसका सवाल सुनकर चौंका। कुछ लम्हे तक उसके चेहरे का जायज़ा लिया। वो धीमी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने नहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो लव इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। मेरा जवाब सुनकर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। इत्तेफाक से उस वक्त दफ्तर में हम दोनों ही थे। बाकी स्टाफ छुट्टी करके जा चुका था और हम दोनों अकरम साहब के इंतज़ार में फ़ारिग बैठे थे, क्योंकि उनके साथ कुछ ज़रूरी अमूर पर तबादला ख्याल करना था। वो बोली, ऐसा नहीं है मुराद साहब, मालूम होता है कि आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसीलिए आपके ऐसे ख्यालात हैं। बीबी, हम एक मुतवस्सत बल्कि यूँ कहें कि निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमें ये चोंचले ज़ेब नहीं देते। हमें तो तकदीर ने मेहनत करने या धक्के खाने के लिए पैदा किया है। ये मोहब्बत वगैरह हमारे नसीब में कहाँ। मैंने उसे एक लेक्चर झाड़ दिया और इसी दौरान अकरम साहब दफ्तर में दाखिल हुए तो हमारा सिलसिला कलाम टूट गया। फिर अक्सर व बेशतर इस किस्म के मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू होने लगी और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। वो मुझे चंद लम्हों के लिए नज़र ना आती तो मैं बेचैन हो जाता। दफ्तर से घर जाता तो दिल ना लगता। शिद्दत से सुबह का इंतज़ार रहता और सुबह दफ्तर वक्त से पहले ही पहुंच जाता। हत्ता कि हमारी हरकतें मशकूक होते होते इस हद तक बढ़ गईं कि पूरा दफ्तर हमारी मोहब्बत की बातें करने लगा। अकरम साहब को भी पता चल गया और एक दिन उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर पूछा, मुराद, तुमने अज़रा पर क्या जादू किया है? वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं उसका बॉस हूँ, मगर वो मुझे भी लिफ्ट नहीं कराती। दफ्तर के किसी भी फ़र्द से वो मतलब की बात के अलावा बात नहीं करती, मगर तुम्हारे तो वो गीत गाती है। आखिर ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसी कोई बात है जो वो समझ रहे हैं, मगर बकौल शख्स से इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आहिस्ता आहिस्ता हमारे इश्क की दास्तान ज़बान ज़द-ए-आम हो गई। हत्ता कि अब तो अज़रा मेरे घर भी आने जाने लगी थी, जिस वजह से फ़रहीन को भी सारे हालात का इल्म हो गया। मैंने बारहा अज़रा से कहा कि वो मेरे घर ना आया करे, इस तरह मेरे घर में ख़राबी हो रही है, मगर वो बाज ना आई। इसका नतीजा ये निकला कि रोज़ रोज़ फ़रहीन से लड़ाई होने लगी और कई दफ़ा मारपीट भी हो गई। अभी तक अज़रा से ताल्लुकात सिर्फ बोसो किनार तक महदूद थे और जिनसी ताल्लुक़ अभी कायम नहीं हुआ था, मगर दिल में ख्वाहिश ज़रूर मचलती थी कि कब वो वक्त आएगा जब ये छुई हुई सी लड़की मेरी बाहों में होगी और मैं इसकी जवानी का रस खूब जी भर के चूसूँगा। शायद अज़रा के दिल में भी कुछ ऐसे ही जज्बात मचल रहे थे, क्योंकि उस दिन जब मैंने उसे रात को अपने पास रुकने का कहा तो वो बिला चूओं चरा मान गई। हुआ यूँ कि हफ्ता का दिन था, अगले दिन इतवार की छुट्टी थी। अकरम साहब कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। दफ्तर का स्टाफ छुट्टी करके जा चुका था।
اور اب میں، عذرا اور چپراسی ہی دفتر میں موجود تھے۔ اس موقع پر اچانک شیطانی خیالات نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں نے عذرا سے یوں ہی کہا، جانے من کیا خیال ہے، آج اپنی محبت کو لازوال بنا دیں؟ اکرم صاحب یہاں نہیں ہے، دفتر خالی ہے، کیا خیال ہے آج دفتر میں ہی رک جائیں؟ چلو چلو، زیادہ شوقے نہ بنو، اس نے مصنوعی غصہ سے کہا، لیکن اس کا رویہ رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے چپراسی کو بھی چھٹی دے دی۔ دفتر کی چابی ایک میرے پاس تھی، ایک چپراسی کے پاس اور ایک اکرم صاحب کے پاس ہوتی تھی۔ اکرم صاحب شہر سے باہر تھے، چپراسی اب کا گیا سوموار کو ہی آئے گا اور میدان صاف تھا۔ سو میں نے ایک دروازے سے باہر نکل کر مین گیٹ کو تالا لگایا اور دوسرے دروازے سے پھر اندر آ گیا۔ اب ہم دونوں دفتر کے اندر مکفل تھے۔ میں نے عذرا کو اپنے پاس بلایا اور اسے باہوں میں بیچ ڈالا، پھر اسے لے کر صوفے پر آ گیا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس طرح تنہائی میں ہم دونوں پیار کر رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بوسے تو پہلے بھی بہت لیے تھے، مگر آج ان رسیلے ہونٹوں کو چوسنے کا جو مزہ آ رہا تھا وہ پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ بوسوں کے نار میں اتنی وارفتگی آ گئی تھی کہ ہم دونوں ہی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے۔ اس نے خود سپردگی کے عالم میں اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور پھر میرے ہاتھوں کی آوارگی بڑھتی گئی۔ ایسے نشیب و فراز کی سیر کی کہ عذرا کی آنکھوں میں نشہ سا بھر گیا اور بالآخر ہم نے اپنی گاڑی کو پیار کے موٹر وے پر چڑھا دیا۔ آہستہ آہستہ رفتار میں تیزی آتی گئی۔ عذرا بہت جوش دکھا رہی تھی اور تیزی کچھ اس طرف بھی کم نہیں تھی، اور آخر کار ہماری گاڑی نے ہچکولے لینا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ رک گئی۔ یہ عذرا کے ساتھ جنسی سفر کا پہلا موقع تھا جس نے مجھے مدہوش کر دیا، کیونکہ جو گرم جوشی اور خود سپردگی کا عالم عذرا نے دکھایا تھا میں آج تک اس سے ناآشنا تھا۔ فرحین نے کبھی بھی ایسی گرم جوشی نہ دکھائی تھی اور وہ صرف ایک بت کی طرح پڑی رہتی تھی۔ جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا ہوتا تھا، مگر آج دونوں کی طرف کی مخصوص تیزی اور گرمی نے مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ ہم دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سانس کچھ درست ہوئے تو عذرا نے بڑے پیار بھرے انداز میں میری طرف دیکھا اور میں نے اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر موٹر وے پر سفر کرنے کو تیار تھے۔ اس دفعہ سفر کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور سفر کی تکان کی وجہ سے ہمارے جسم ٹوٹنے لگے تھے، اور اب پوری رات ہماری تھی۔ ہم تھے اور موٹر وے۔ ساری رات بار بار کے سفر سے صبح تک عذرا بے ہوش ہو گئی، جسے میں مشکل سے ہوش میں لایا۔ وہ رات میں آج تک بھول نہیں سکا۔ وہ رات میری سہاگ رات پر بھی باری تھی، حالانکہ میں نے 2 سہاگ راتیں منائی تھیں، مگر دونوں میں ہی وہ مزہ، وہ کشش نہیں تھی جو اس رات ملی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اسے بڑے طریقے سے دفتر سے نکالا اور اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر خود واپس آ گیا۔ میں ابھی تک عذرا کے پیار کے نشے میں چور تھا، کچھ رات بھر سویا نہیں تھا، اس لیے میرے چہرے پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو فرحین نے حسب عادت مجھے آڑے ہاتھوں لیا، بہت صفائی پیش کی، بہانے بازی کی، مگر وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ میں رات بھر عذرا کے ساتھ نہیں تھا۔ خیر، روز کی طرح آج بھی ہلکے پھلکے جھگڑے کے بعد سکون ہو گیا اور میں کمرے میں جا کر سو رہا۔ اس دن کے بعد تو جیسے میں پاگل سا ہو گیا، ہر وقت عذرا کے جسم سے کھیلنے کے مواقع کی تلاش میں رہتا اور جیسے ہی کوئی موقع ملتا اسے ضائع نہ جانے دیتا۔ اس کھیل میں عذرا مجھ سے بھی بڑھ کر گرمجوشی دکھا رہی تھی۔ پھر میں نے 2 سال تک مختلف علاقوں میں ایک مکان کرائے پر لے کر عذرا کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب وہ وقت تھا جب میری گھریلو زندگی مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ گھر پر آتا تو فرحین سے لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا۔ باہر جاتا اور جب تک عذرا کے ساتھ رہتا بڑے سکون میں رہتا۔ عذرا اب مکمل طور پر میرے ہوش و حواس پر چھا چکی تھی، اور اب مجھے اور عذرا کو اپنی قابل اعتراض سرگرمیوں کی وجہ سے اکرم ایڈورٹائزرز کے دفتر سے بھی برخاست کر دیا گیا تھا۔ مگر ہم پھر بھی اسی طرح ملتے رہے، اور پھر ایک دن میں نے عذرا کو شادی کی پیشکش کر دی، مگر میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب عذرا نے صاف انکار کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جذباتی تو میں شروع سے ہی بہت ہوں۔ میں نے میڈیکل اسٹور سے خواب آور گولیاں خریدیں اور گھر جا کر پوری کی پوری شیشی کھا کر سو رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی خزاں رسیدہ کی 9ویں قسط۔
इस शानदार नावल की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।